हेलो नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू के आज के सेशन के साथ आज आ गए हैं हम आज की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करने के लिए विथ एडिटोरियल्स। जो भी शॉर्ट न्यूज़ होगी उसको भी देखेंगे, नेशनल इंटरनेशनल। उसके बाद हम एडिटोरियल के ऊपर भी एनालिसिस करेंगे इन डिटेल। सबसे पहले हाईलाइट्स के थ्रू देख लेते हैं आज किस टॉपिक्स पे हमें चर्चा करनी है, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे पूरा डिस्कशन अपना बढ़ाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हाईलाइट्स देख लेते हैं। अभी जो है इलेक्शन का टाइम है और कई सारे मामले हैं जो बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हमने केजरीवाल से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ हमने टाइम पे डिस्कस की है। 1 जून तक उनको इंटरिम बेल मिली हुई थी, अभी उसको एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने क्या किया है, एक सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालने की कोशिश की थी लेकिन उसको खारिज कर दिया गया है। तो क्या मुद्दा है उसको देखेंगे। दूसरी न्यूज़ हमारी क्या है, तमिलनाडु फार्मर प्रोटेस्ट अगेंस्ट न्यू डैम कंस्ट्रक्शन एट मुल्ला पेरियार। तो मुल्ला पेरियार डैम के बारे में हम देखेंगे कहाँ पर है, साथ के साथ में तमिलनाडु के जो किसान हैं वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको भी देखेंगे। क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट से रिलेटेड तो पूरा टॉपिक है, इसको अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। अगली न्यूज़ हमारी है दलित विक्टिम्स फैमिली इन एमपी डिमांड्स प्रोब बाय सीबीआई केस। तो यहाँ पर जो है एमपी में कल एक न्यूज़ निकल के आई है। 2019 से ये मामला चल रहा था। बहुत ही एक तरीके से कहना चाहिए कि अभी भी हमारे लिए समाज में दलितों की स्थिति इस तरीके की है, उसको सोचने वाला विषय है ये। जिस तरीके की घटनाएं हैं, क्या न्यूज़ है उसको देखेंगे, साथ के साथ में किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, एससी बेंच टेल्स केजरीवाल टू मूव सीजीआई फॉर लिस्टिंग ऑन हिज बेल। तो यहाँ पर मैंने बात की कि केजरीवाल जी हैं वो कहाँ पर चीफ जस्टिस के पास उनको जाने के लिए बोला गया है क्योंकि अभी कोर्ट में वैकेशंस चल रहे हैं। इसकी वजह से भी साथ के साथ में इनके एंटरिम बेल का मुद्दा ऑलरेडी अभी जजों के पास में है, केस चल रहा है उसके ऊपर में। अभी उन्होंने मांग की थी कि उनका जो एंटरिम बेल की जो डेट है उसको और एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन उसको फ़िलहाल खारिज कर दिया गया है। अगली न्यूज़ क्या है, बॉन्ड साइन फॉर रूरल सर्विस बाय एमबीबीएस ग्रेजुएट प्रायर। तो हमने बात की थी कि कुछ दिनों पहले हमने ये न्यूज़ डिस्कस की थी कि एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर एक स्टेट में जो कर्नाटक है वहाँ पर स्पेशली जो बच्चे हैं जो कि अपना ग्रेजुएशन अब कंप्लीट करने वाले हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हैं, उनको लास्ट 1 ईयर के लिए रूरल एरियाज़ में भेजा जा रहा है फोर्सफुली। उसको लेकर के पिटीशन डली थी और फिलहाल कोर्ट ने बोला है कि इस तरीके से उनको क्या नहीं किया जा सकता, बच्चों को, स्टूडेंट्स को फोर्स नहीं किया जा सकता। तो इसके बारे में देखेंगे, साथ के साथ में क्या न्यूज़ है और क्या मामला है उसको भी देखेंगे। और कोर्ट ने एक अलग भी अपना पर्सपेक्टिव रखा है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ के साथ ये केवल इंडिया का मुद्दा नहीं है, इंटरनेशनल कंट्रीज़ में यूएसए वगैरह में भी हम देखेंगे तो इस तरीके के प्रोविजंस हैं जहाँ पर गवर्नमेंट इस तरीके के क्या करती है, एक तरीके से मैंडेट या फिर रूल बनाती है। कोर्ट ने बोला है ये गलत नहीं है, फिलहाल इस केस में नहीं इम्प्लीमेंट होगा। क्यों नहीं होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, एन अल्टर्ड प्रोटीन एंड फ्यूजी न्यूरॉन्स। तो यहाँ पर बात, ये एडिटोरियल है एक किसके बारे में बात करा है, माइक्रोसेफली। माइक्रोसेफली एक तरीके की डिजीज़ है, न्यूरॉन से रिलेटेड है, तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है, जहाँ पर बच्चे का जो आकार रहता है, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके कंपैरिजन में जो इस तरीके के डिजीज़ से ग्रसित बच्चे होते हैं उनका क्या होता है, जो सर है वो थोड़ा सा छोटा होता है, मेंटल एबिलिटी जो बोलना चाहिए वो बाकी सामान्य बच्चों से थोड़ी कम होती है। इसके बारे में एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है जिसको हम इन डिटेल देखेंगे। जीएस पेपर 3 में साइंस के लिहाज से आपको ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, स्टिल नो साइन ऑफ लैंग्वेज ऑफ इक्विटी एंड इंक्लूजन। यहाँ पर मैं बात कर रही थी तो डीफ बच्चों को लेकर के जो एक तरीके से जो बहरे हैं या फिर जो कहना चाहिए कि मूक बधिर जो बच्चे होते हैं, मार्जिनलाइज सेक्टर के जो बच्चे होते हैं, उनको किस तरीके से हमारी पॉलिसी में शामिल किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर के है, उनकी क्या समस्याएं हैं, इसके ऊपर इस एडिटोरियल में बात की जा रही है। तो उसको हम देखेंगे। अभी रिसेंटली एक मूवी आई है श्रीकांत, उसको भी देखने जाना चाहिए आपको, बहुत ही अच्छी मूवी है। उसमें बताया गया है कि क्या चैलेंजेस होते हैं अगर कोई बच्चा इस तरीके से दिव्यांग बच्चा है, आगे निकलना भी चाहता है, तो उसको पॉलिसी के रिस्पेक्ट में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट में कुछ ऐसी पॉलिसीज़ नहीं है जिसकी वजह से वो और आगे बढ़ सके अपने जीवन में। साथ के साथ समाज का एक नज़रिया तो वैसा रहता ही रहता है। तो ये एडिटोरियल काफ़ी कुछ हमें एक नया सिनेरियो देगा, इसके बारे में देखेंगे। अगली जो न्यूज़ है ये अभी सिक्योरिटी से लेकर कर आ रही है। बहुत ज़्यादा अभी सिक्योरिटी थ्रेट हमको देखने को मिल रहा है, स्पेशली दिल्ली में। कुछ दिनों पहले न्यूज़ आई थी कि दिल्ली के जो स्कूल्स है वहाँ पर बॉम्ब थ्रेटन का बात बताई गई थी। फिर बहुत सारे स्कूल के जो हैं उनको बच्चों को खाली कर लिया गया था, वहाँ से निकाल दिया गया था। इसी तरीके का नया केस अभी निकल के आया है, कहाँ पर,
और दिल्ली एयरपोर्ट, जो इंदिरा गांधी हमारे यहाँ एयरपोर्ट है दिल्ली में, वहाँ पर बॉम्ब से रिलेटेड एक सिक्योरिटी थ्रेट निकल के आया है। किसी ने वहाँ पर लिखा हुआ था मैसेज बॉम्ब करके। तो इस तरीके की साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड साथ के साथ में इस तरीके के जो थ्रेट्स हैं वो निकल के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसको लेकर के न्यूज़ आई हुई है, तो डिस्कस करेंगे क्या पूरा मुद्दा है। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर के और इस तरीके की सिक्योरिटीज़ को लेकर के गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव अपने चला रही है। ठीक है, अगली न्यूज़ क्या है, चाइना को लेकर के है। चाइना अपने अफ्रीका में किस तरीके से अपने वर्क को, अपने ट्रेड को एक्सपांड कर रहा है उसके ऊपर है। और अफ्रीका हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंडिया और चाइना के लिए नहीं, वर्ल्ड वाइड भी अफ्रीका की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मिनरल से भरपूर जो है पूरा ये कॉन्टिनेंट है। तो वहाँ पर चाइना के जाने से क्या दिक्कतें हो सकती हैं बाकी कंट्रीज़ को, या चाइना को क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में जो है ये न्यूज़ बात करती है। इसको देखेंगे। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइडर चेक पॉइंट रैम्स अप इंडिया प्रेजेंस। तो यहाँ पर वही साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें बताई जा रही हैं। अभी फ़िलहाल जो तेल अवीव है, इज़राइल का जो कैपिटल है, वहाँ से हमें एक तरीके से सपोर्ट मिलने जा रहा है साइबर सिक्योरिटी में। और जो हमने बहुत बार बात की है कि इज़राइल जो है डिफेंस के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में काफ़ी अच्छा है। तो अभी हमारे यहाँ बेंगलुरु में क्या है, एक तरीके से जो तेल अवीव की एक कंपनी है वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड पूरा सेटअप करने जा रही है, जो कि इंडिया में साइबर सिक्योरिटी जो भी थ्रेट होते हैं उसको एक तरीके से रेगुलेट करने का, उसको मिटिगेट करने का काम करेगी। तो देखेंगे क्या न्यूज़ है। अगली न्यूज़ हमारी रेमल साइक्लोन से रिलेटेड है। हमने बात की थी 2-3 दिन पहले, ये जो है पूरा हिट किया है बे ऑफ बंगाल में, बांग्लादेश और बंगाल, साथ के साथ में इंडिया के और भी कंट्रीज़ में जो नॉर्थ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये जो स्टेट्स हैं वहाँ पर ये पहुँच रहा है। तो रेमल के बारे में बात की गई है कि ये अभी तक का क्विकेस्ट फॉर्मिंग और लॉन्गेस्ट लास्टिंग है। बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से बनने वाला साइक्लोन है, लेकिन बहुत लंबे समय तक रहने वाला या फिर इफ़ेक्ट करने वाला साइक्लोन है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। तो ये पूरी हाईलाइट है जिसके ऊपर हमको चर्चा करनी है। चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं आज की पहली न्यूज़ के साथ। पहली हमारी न्यूज़ तमिलनाडु से निकल के आ रही है। यहाँ पर क्या बात की जा रही है, मुल्ला पेरियार डैम पे तमिलनाडु की गवर्नमेंट जो है वो अभी डैम बनाने जा रही है। इसको लेकर के वहाँ पर जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? पहली बात तो ये कि पानी से रिलेटेड मुद्दा है। मुल्ला पेरियार डैम के ऊपर में बहुत ज़्यादा जो है किसान सिंचाई वगैरह के लिए डिपेंडेंट हैं, और बांध बनाने से क्या है, इनको थोड़ी पानी से संबंधित क्या होंगी, दिक्कतें आएंगी। इसको लेकर के साथ के साथ में क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए भी कई बार हमने बात की है कि जब एनवायरनमेंट के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो लॉन्ग टर्म में वो क्या होता है, एक भयावह स्थिति हमारे लिए खड़ा कर देता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डन जब क्रिएट होता है एनवायरनमेंट के ऊपर में, प्रकृति के ऊपर में, तो फिर वो लॉन्ग टर्म में साइड इफ़ेक्ट्स उसको देखने को मिलते हैं। और इस तरीके से डैम वगैरह बना करके जब हम क्या करते हैं, किसी भी इकोलॉजिकल एरिया को अपने हिसाब से रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को, इंसान ही नहीं, वहाँ पर जो जीव जंतु होते हैं, पानी में जो रहते हैं, उनको भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए साथ के साथ में जो किसान हैं वो अपनी खेती वगैरह से रिलेटेड, सिंचाई वगैरह से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे लिए यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्या है, मुल्ला पेरियार, क्योंकि यहाँ से जीएस में आपके जो है एक तरीके से ज्योग्राफी वाले सेक्शन में, या फिर आप जीएस पेपर 3 में क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में इस तरीके के आपसे क्वेश्चन बनते हैं। किसी डैम के बारे में पूछ लिया जाता है, स्पीसीज़ के बारे में पूछ लिया जाता है, एनवायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, उससे रिलेटेड कोई भी मुद्दा होता है तो आपका न्यूज़ बनने की संभावना रहती है, क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो मुल्ला पेरियार डैम के बारे में कुछ फैक्चुअल चीज़ें हम देख लेते हैं। फिलहाल तो ये तमिलनाडु और केरला के बीच में एक तरीके से क्या है, बना हुआ ये डैम है। लगभग 999 साल की लीज पर है ये। बहुत ही पहले से ये ब्रिटिश एरा के टाइम से, ऑलमोस्ट 1895 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था। काफ़ी पुराना ये है डैम, और इसके कई बार सिक्योरिटी, इसको लेकर के सुरक्षा को लेकर भी मुद्दे उठते रहते हैं, क्योंकि 100 साल से पुराने जो हमारे यहाँ पे बहुत सारे बांध हैं, जितने भी अगर आप बात करें कि अगर हमारे यहाँ पे 100 से लेकर 500 से 1000 अगर डैम है, तो उसमें आपको जो 50% डैम ऐसे मिलेंगे जो कि 100 साल से भी पुराने हैं। तो पहली बात तो ये है कि इस तरीके की चीज़ों के ऊपर में ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत लंबे समय से मेंटेनेंस नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि कभी ये टूटेंगे तो फिर आसपास के एरिया में त्रासदी मचा सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए मुल्ला पेरियार को थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा ले लेते हैं। मुल्ला पेरियार डैम है कहाँ पर, तो ये पहली बात तो केरला में
स्थित है, ठीक है। तो बेसिकली वो केरला में स्थित है, लेकिन उसका जो पानी है वो केरला और तमिलनाडु दोनों के बीच में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अब ये जो नदी होती है, बांध होता है, वो किसी एक ओरिजिन में तो एक एरिया में तो रहता नहीं है, वो इंटर स्टेट भी बहता है। तो उसको ध्यान में रखिएगा कि केरला और तमिलनाडु के बीच में स्पेशली मुल्ला पेरियार डैम को लेकर के चीज़ें हैं। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे स्थित है इसकी बात की जाए तो केरला में मुल्ला पेरियार डैम है। इसकी ऊंचाई लगभग 881 मीटर है समुद्र तल से, और ये एक तरीके से केरला का हाईएस्ट आप डैम बोल सकते हैं केरला में ऊंचाई के मामले में देखा जाए तो, ठीक है कहाँ पर, तो केरला में वेस्टर्न घाट पे है। केरला वाला जो आपका पूरा एरिया है, जब आप मैप देखते हैं तो कहाँ पर दिखाई देता है आपको, ये वाला एरिया जो है वो केरल दिखाई देता है। और केरल ये पूरा एरिया किस में आता है, वेस्टर्न घाट, यानी कि ये पूरा पश्चिमी घाट वाला एरिया है जहाँ पर आपको कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो केरल का जो ये मुल्ला पेरियार डैम है ये भी वेस्ट जो हमारा पश्चिमी वेस्टर्न घाट है वहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है। और वहाँ पर इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं, काफ़ी फेमस पहाड़ियाँ हैं, कार्डमम जो हिल्स है वो भी वेस्टर्न घाट में ही है केरला में। वहाँ पर उनके आसपास में क्या है, ये एक तरीके से पूरा ये डैम है। कौन से ज़िला में, इडुक्की ज़िला में, ठीक है। तो ये जो फैक्चुअल डाटा है, कई बार ही आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक बनता है तो वहाँ पे फैक्चुअल डाटा आपसे इस तरीके के पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया क्योंकि ये न्यूज़ में चल रहा है और काफ़ी पहले से भी न्यूज़ में चल रहा है। बार बार जो है केरल और तमिलनाडु के बीच में इसको लेकर के मुद्दे उठते रहते हैं। जल विवाद हमने कई बार डिस्कस किया है कि बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके बीच में पानी को लेकर के विवाद होता है, कावेरी जल विवाद वगैरह इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, ठीक है। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, अगली न्यूज़ जो है अभी फ़िलहाल हमारी समाज की क्या स्थिति है उसके बारे में बताता है। साथ के साथ में हमारे यहाँ पर प्रशासन कितना ज़्यादा अभी एक तरीके से कहना चाहिए कि अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, इसको लेकर की भी है। साथ के साथ में हमने इतने एक्ट्स वगैरह बना रखे हैं, उसके बावजूद भी ऐसी क्यों कंडीशन निकल के आ रही है, इसके ऊपर सोचने की बात है। जहाँ पर प्रोग्रेसिव इंडिया की लोग इतनी ज़्यादा बात करते हैं, वहाँ पर अभी भी जो इंडिया है वो प्रोग्रेस के मामले में बहुत पीछे है। अगर आप मेंटली भी देखें, सोशली भी देखें, पूरा टॉपिक आपको जीएस पेपर 2 में क्या करना है, लिंक करना है। अगर आपसे बोली जाए, पूछे जाए कि क्या पॉलिसीज़ में कमियां हैं, किस तरीके से इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। मुद्दा क्या है, यहाँ पर मुद्दा चल रहा है दलित विक्टिम्स फैमिली इन एमपी डिमांड्स प्रोब बाय सीबीआई केस एक्सकेलेटेड। तो यहाँ पर मुद्दा क्या निकल के आया है, एमपी में जो है डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर 2019 में एक दलित बच्ची के साथ में क्या हुआ था, एक तरीके से छेड़खानी की घटना निकल के आई थी जो कि सवर्ण जाति के लोगों ने उनके साथ में की थी। जब उस बच्ची ने अपने घर पर जाकर बताया था तो ऑब्वियस सी बात है, भाई होते हैं हमारे, जो भी हमारे पेरेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इन सब चीज़ों से गुस्से में भर जाते हैं। फिर उसके महिला के जो भाई है वो कहाँ पहुँचे, इन लोगों के पास पहुँचे जिन्होंने छेड़खानी की थी, उनको मारा पीटा और उनके साथ में इन लोगों की क्या हुई, एक तरीके से हाथापाई हुई। फिर ये पूरा मुद्दा लगभग अभी तक चल रहा था, 2019 से लेकर के अभी तक यानी कि 2024 तक बार बार इस टॉपिक के ऊपर में इन दोनों फैमिलीज़ के बीच में या दोनों ग्रुप्स के बीच में क्या हुआ है, बार बार मारा पीटी की घटनाएं हुई हैं। और स्पेशली जो ये दलित फैमिली है उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें क्या हुई हैं, ख़राब हुई हैं। इसकी फैमिली के लगभग 3 लोगों की डेथ हुई है इस चक्कर में। और मुद्दा क्यों इतना ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है, इसलिए हाईलाइटेड हो रहा है क्योंकि ये जो पूरा सवर्ण जाति है वो एक बाहुबली संगठन से क्या लगता है, रिलेशन रखता है। यहाँ के मतलब कि नेतागिरी में इन्वॉल्वमेंट है। और वहाँ की प्रशासन ने क्या किया है, इस बच्ची के खिलाफ, जो बच्ची ने 2-3 सालों से बार बार कंप्लेंट दर्ज कराई है लोगों के खिलाफ, उनके खिलाफ में कोई भी एक्शन वहाँ के प्रशासन ने नहीं लिया है। इसको लेकर के पूरा ये मुद्दा निकल के आया है। और यहाँ पर जो है पार्टीज़ जो है बीजेपी या फिर कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हमारे लिए अगर आप देख लीजिए कि आपको एक एग्जाम्पल देना है, रीसेंट एग्जाम्पल देना है कि इतने सारे एक्ट्स हमने बनाए हैं। ST/SC के लिए हमने 1989 से ही हमने एक्ट बनाया हुआ है। यहाँ पर जो है प्रिवेंशन ऑफ क्या है, एक तरीके से जो भी इनके साथ में गलत चीज़ें होती हैं ST/SC के साथ में, उसको लेकर के हमने 1989 में क्या किया, एक्ट बनाया। उसके बाद में हमने संवैधानिक दर्जा दिया OBC, जिस तरीके से एक OBC कहना चाहिए निकाय है पॉलिटी में, उसी के तहत उसी के तर्ज पे हमने क्या है ST/SC के लिए भी निकाय बनाए हुए हैं जो इन पूरे समाज के लोगों के अधिकारों के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया में पॉलिसीज़ की कमी नहीं है किसी भी लेवल पे, लेकिन फिर भी आप इस तरीके की घटनाएं देख रहे हैं। 2019 से मॉलेस्टेशन का केस आया, 2024 तक चला, प्रशासन ने उसमें कोई ध्यान नहीं दिया। और फाइनली जो लड़की है उसने क्या किया, एम्बुलेंस से कूद करके, उसके भाई की डेथ हुई, उसके साथ पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल गई थी, एम्बुलेंस से कूद के उसने जान दे दी कि उसकी वजह से ही
जाएगी, उसकी फैमिली के 3-4 लोग क्या हुए हैं, डेथ हुई है उनकी। तो इस तरीके के मुद्दे जो हैं वो समाज सोसाइटी के लिहाज से हमको सोचने पे मजबूर करते हैं कि क्या इस तरीके से चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं और क्यों ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ के साथ में जो भी प्रशासन की कमियां हैं उसके ऊपर भी। तो इस तरीके के एग्जाम्पल जब आपसे पूछा जाए कि पॉलिसीज़ में क्या कमियां हैं, अगर मान लीजिए आपको मेंस में लिखने के लिए आता है या फिर इसके ऊपर में आपको ऐसे लिखने के लिए आता है, तो वहाँ पे आप करंट एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं कि अभी भी क्या है, बहुत सारी संभावनाओं की ज़रूरत है, अभी भी बहुत सारे एक तरीके से चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगली न्यूज़ केजरीवाल जी से रिलेटेड है। अभी इंटरिम बेल के लिए इन्होंने अपना डेट एक्सटेंड करने की बात की थी, लेकिन फ़िलहाल खारिज कर दिया गया है क्योंकि वैकेशंस चल रहे हैं अभी कोर्ट में, और वहाँ पर बोला गया है कि ऑलरेडी जो मामला है वो जज के पास है। जो 2 जजों की बेंच थी जिन्होंने इंटरिम बेल दी थी, वो मामला उनके पास में अभी है। आगे किस तरीके से इसको लेकर के चलना है ये उनका कॉल है, इस वजह से अभी इनके ऊपर में कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। साथ के साथ में एक्सटेंड करने की कोई भी बात नहीं है। तो यानी कि 1 जून को इनको क्या होना पड़ेगा, उपस्थित होना पड़ेगा कोर्ट में। उसके बाद जो बेंच है वो डिसाइड करेगी कि क्या पूरा मुद्दा है। ठीक है, अगली न्यूज़ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आईएमडी जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, जो कि हमारे यहाँ पे क्या करता है, मौसम से रिलेटेड सारे क्या करता है, एक तरीके से आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम पूरा जनरेट करके देता है, आपको सूचना देता है कि मौसम की क्या स्थिति रहने वाली है। तो हमने बात की थी कि आईएमडी के अनुसार 1 जून से क्या होने वाला है, केरल में 31 मई के बाद में 1 जून से ऑलमोस्ट क्या होने वाला है, केरल में मानसून हिट करने वाला है। लेकिन मानसून ने पहले ही हिट कर दिया है और यहाँ पर केरल में 6 लोगों की जान भी चली गई है। तो इस तरीके से एक सवाल यहाँ पर भी उठता है कि आईएमडी जो है वो एक तरीके से सटीक जो है अब जानकारी या सूचना नहीं दे पा रही है। यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर बात ही की गई है कि आईएमडी ने ये तो ज़रूर बता दिया था कि हैवी रेनफॉल होने वाला है, लेकिन कितने मैसिव लेवल पे होने वाला है इसके बारे में उन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी थी। और जितना उन्होंने अनुमान लगाया था उससे कहीं ज़्यादा की बारिश हो गई है। इंडिया में ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, एवरेज की बात की जाए, जब अच्छा मानसून होता है तो 87 mm जो है वो बारिश होती है। लेकिन अभी इस यहाँ पर केरल में जो है मानसून हिट किया है, वहाँ पर लगभग 103 mm की बारिश हो गई है एक ही दिन के अंदर, और उसमें बहुत सारे लोगों की क्या हो रही है, जान जा रही है। तो इसको लेकर के न्यूज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। और आईएमडी के बारे में हमने बहुत बार क्या किया हुआ है, टॉपिक सारे डिस्कस किए हुए हैं। आज जो है एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम बहुत डिटेल में लेकर के चलेंगे। जहाँ पर जो टॉपिक है वहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको हम देखते चलेंगे नो डाउट। बट जो है आज जो एडिटोरियल्स है उसको काफ़ी अच्छे से देखेंगे। ये जो न्यूज़ है ये भी हमने पहले भी डिस्कस की हुई है। यहाँ पर क्या बात की जा रही है, हमने बात किया था कि कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है वो जो MBBS स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक पॉलिसी लेके आई है। पॉलिसी में क्या था कि जो भी 2022 बैच के जो भी बच्चे हैं जो कि 2022 में अपना क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, उनका क्या होने वाला है, 1 साल के लिए उनको रूरल एरियाज़ में जा कर के अपनी सर्विसेज देनी थी। ये कंपलसरी था उन बच्चों के लिए। तो उनमें से कुछ सारे बच्चों ने क्या किया था, पिटिशन डाली थी इस रूल के खिलाफ में। वहाँ पर अभी हाई कोर्ट जो है उन्होंने इसके ऊपर पूरी डिबेट की और ये निकल के आया कि ये जो पूरा रूल जो बना था, ये जो एक्ट बना था गवर्नमेंट के द्वारा, ये 2012 में बनाया गया था, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया था। लागू कब किया गया है, इसको लागू किया गया है जुलाई 2022 में। जिस तरीके से CAA 2019 में आया था और वो फिर रूल कब बना था, रूल 2024 के साथ में क्या हुआ, लागू हुआ 2024 में, उसी तरीके से ये एक्ट भी था। तो यहाँ पर बात की गई है कोर्ट के द्वारा कि जब एक्ट 2012 में बना था तो उसी समय से इसको लागू कर देना चाहिए था। और अगर ये उसी समय लागू होता, उसके बाद जिन बच्चों का एडमिशन होना था या जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है कोटा सिस्टम के बेस पे, उनको फिर ये सारी चीज़ों को फॉलो करना कंपलसरी होता, मैंडेट होता। ये स्पेशली पूरा जो केस है वो 2015 बैच के बच्चों का है और ये जो एक्ट है वो 2012 में आया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। वो अभी जो है रूल बना करके 2022 में उसको लागू किया गया। ठीक है, तो इसलिए इस मामले में कोर्ट ने बोला है कि यहाँ पर जो है इस बैच में बच्चों के ऊपर में ये फोर्सफुली रूल लागू नहीं होगा। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने रूल अब बना दिया है, आने वाली जो भी बैचेस होंगी वहाँ पर गवर्नमेंट चाहे तो इस तरीके से क्या कर सकती है, कंपलसरी एक रूल बना सकती है कि जो बच्चे होंगे उनको 1 साल के रूरल एरियाज़ में जा कर के क्या करना पड़ेगा, सारा जो है अपना एक तरीके से सर्विस देनी पड़ेगी या फिर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और ये जो है इस तरीके के रूल बनाना, ये जो है
अधिकार है किसका, राज्य सरकार का। हेल्थ जो है वो किस सूची में आता है, हम जब बात करते हैं 7th शेड्यूल की, 7th शेड्यूल में 3 सूचियां हैं। 3 सूचियां कौन कौन सी है, एक तो है आपका सेंट्रल लिस्ट यानी कि केंद्र सूची, दूसरा है आपका स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, और तीसरा है कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची। तो जो हेल्थ होता है वो कौन से लिस्ट में आता है, हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, यानी कि स्वास्थ्य के ऊपर में जो भी नीति बनाने का काम राज्य सरकार का होता है। इसलिए कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि जो भी नीतियाँ हैं वो जो राज्य सरकार है वो बना सकती है। फिलहाल 2015 बैच के इस जो बच्चे हैं इनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि रूल जो है लागू कब हुआ है, 2022 में, ठीक है। लेकिन अभी जो नई बैचेस आएंगे उनमें ये रूल ज़रूर लागू कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि इस तरीके का कोई ऐसा नहीं है कि जो कर्नाटक है वो इस तरीके का काम करने वाला पहला कोई कंट्री है या फिर कोई स्टेट है जिसने इस बारे में सोचा है। ऑलरेडी यूएसए जगह जैसी कंट्रीज़ जो है, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ऑलरेडी इस तरीके की पॉलिसीज़ बनाई गई हैं टाइम टाइम पे, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, उनको रूरल एरियाज़ में क्या किया जाता है, भेजा जाता है और वहाँ पर वो जा कर के ट्रेनिंग करते हैं कुछ सर्टन टाइम ऑफ पीरियड के लिए, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, हमारे यहाँ का ये यूनिक कुछ रूल नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उसने कुछ गलत रूल बनाया है। रूल बिल्कुल सही है, इस तरीके से चीज़ें की जा सकती है। फिलहाल यहाँ पर ये लागू नहीं होगा, बस इतनी बात है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको मुद्दा। अब चलते हैं हम अपने आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अब चलते हैं हम आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। बात कहाँ पर की जा रही है, जीएस पेपर 3 में साइंस से रिलेटेड, और वहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड ये पूरा एडिटोरियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और जब भी प्रीलिम्स पास में आता है, जब साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं तो वहाँ पे कुछ डिजीज़ के बारे में, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनकी क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर ये जो एडिटोरियल है, एक नई तरीके की बीमारी, नई तो नहीं है, बहुत ही यूनिक है, मोस्टली बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में देखी गई है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर एक तरीके से नेग्लिजिबल है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके ऊपर में ये पूरा एडिटोरियल बात करता है। बीमारी कौन सी है, बीमारी है माइक्रोसेफली। माइक्रोसेफली क्या है, एक तरीके से एक न्यूरॉन्स बेस्ड बीमारी है, जिसमें क्या होता है, जो जन्मजात बच्चे होते हैं उनका जो सर है, ये जो हेड वाला एरिया होता है, उसका जो कंपैरिजन अगर आप नॉर्मल बच्चों से करें, जो कि एक सामान्य स्वस्थ बच्चा पैदा होता है, उसके कंपैरिजन में हेड जो है वो छोटा रह जाता है। अगर आप इंटेलिजेंस की बात करें, मेंटल एबिलिटी की बात करें, तो वो भी सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत कम रह जाती है। बेसिकली ये जो है न्यूरॉन्स से रिलेटेड आपकी पूरी बीमारी है, ठीक है। तो नाम पहली बात याद रखिएगा, कौन सी बीमारी है, माइक्रोसेफली, ठीक है। और किस तरीके की बीमारी है, तो तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड ये पूरी बीमारी है, ठीक है, यहाँ पर बात की गई है। साथ के साथ में यहाँ पर बताया गया है कि रीज़न क्या होते हैं। रीज़न होता है कि जब बच्चा जो है एक तरीके से वो 9 मंथ वो मदर के पेट में रहता है, और वहाँ पर जब उसकी ग्रोथ होती है, तो जब एम्ब्रॉय वगैरह बनते हैं, हमारे जो मेंटल, जो हमारा जो ब्रेन वाला एरिया है, जब वो विकास होता है, उस समय में एक जिन होता है। कौन सा जिन, उस जिन का नाम क्या है, SASIX, ठीक है। तो ये जो जिन है एक तरीके से, इसकी वजह से, इसकी क्या है, कमियों की वजह से बच्चे में इस तरीके के डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। जेनेटिक बीमारी एक तरीके से जीन से रिलेटेड बीमारी है, जेनेटिक तो नहीं बोल सकते, जेनेटिक बीमारियां वो होती हैं जो मदर फादर से बच्चों में आ जाती हैं, ये उस तरीके की बीमारी नहीं है। लेकिन हाँ, जीन्स में क्या है, एक तरीके का विकार जब उत्पन्न हो जाता है, एक तरीके से कहना चाहिए कि कोई कमी हो जाती है किसी भी तरीके से, तब जा कर के क्या होता है, माइक्रोसेफली जैसी बीमारी होती है, ठीक है। तो जिनका नाम याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन कभी बन जाए कि SASIX जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ये माइक्रोसेफली बीमारी से रिलेटेड है। एक तरीके का ये जिन है जो कि क्या करता है, बच्चों में माइक्रोसेफली डिजीज़ को लाने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पर बात की गई है, साथ के साथ में बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर में ध्यान नहीं दिया है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर में ध्यान दिया है, लेकिन बेसिकली ये पूरा मुद्दा निकल के कब आता है, ये पूरा मुद्दा निकल के आता है जब अगर कोई फैमिली है जो कि एक ही जाति के अंदर या फिर फैमिली के अंदर ही विवाह कर लेती हैं, तब जाकर के बच्चों में इस तरीके की चीज़ें निकल के आती हैं, जिसको क्या कहते हैं, हम हिंदी में सजाती विवाह कहते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स जो है, नियम कायदे कानून जो हमारे बुजुर्ग बना करके गए हैं, कभी कभी हमें लगता है कि ये बहुत ऑर्थोडॉक्स बात करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पिछड़े ख्यालों के लोग हैं, इस वजह से ये ऐसी चीज़ें बोलते हैं। जैसे कि आप सुनते हैं या फिर अभी भी हमारे समाज में बहुत चलता है कि एक ही फैमिली के अंदर में विवाह नहीं होता है। कई सारी जातियाँ हमारे यहाँ पे ऐसी हैं जो कि एक मोस्टली जो हमारी पॉपुलेशन है वो फैमिली के अंदर विवाह को क्या करती है, मना करती है। तो हम आप जैसे पढ़े लिखे प्रोग्रेसिव माइंड के लोग क्या सोचते हैं, हमें ये लगता है कि ये जो लोग हैं ये रूढ़िवादी विचारों को अभी
तक ढो रहे हैं, ये गलत है। बट हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न होता है। ये जो माइक्रोसेफली बीमारी है वो किससे निकल के आ रही है? ये इसी सजाती विवाह से निकल के आ रही है। सजाती विवाह का मतलब क्या है? जैसे साउथ इंडिया वगैरह में भी चलता है, जहाँ पर मामा वगैरह जो होते हैं उनके साथ भी कई बार विवाह हो जाता है। जो मुस्लिम जो फैमिलीज़ होती हैं वहाँ पे एक मदर का दूध अगर नहीं पिया है बच्चे ने, तो फिर क्या है, कज़न्स में भी वहाँ पर क्या हो जाते हैं, शादियाँ हो जाती हैं। तो इस तरीके से क्या है, जो सजाती विवाह होता है तब जा कर के बच्चे के अंदर इस तरीके के जो जीन है, जो सास6 है, वो क्या होता है, डेवलप हो जाता है। और इस सजाती विवाह की वजह से इस तरीके की बीमारियां क्या होती हैं, बच्चों में निकल के आती है, जिसको माइक्रोसेफली बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या मुद्दा है। अब जब आपको कारण समझ में आ गया है कि किस कारण से हो रहा है, तो फिर उसको मिटिगेट कैसे किया जाएगा? इन सारी चीज़ों को रोक करके, सजाती विवाह जो है इनको थोड़ा सा रोक करके, जागरूकता फैला करके कि ये रूढ़िवादिता से रिलेटेड नहीं है, साइंटिफिक रीज़न है और इसका आगे चल के बच्चे जो होंगे उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसको जागरूकता फैला करके क्या कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं कि अगर आप बात करिए, बहुत तरह तरीके से 2014 में रिसर्च की गई थी पाकिस्तानी फैमिली के ऊपर में, और वहाँ पर इस तरीके की बीमारी निकल के आई थी कि एक पाकिस्तानी फैमिली में जब 2014 में रिसर्च की गई, तो वहाँ पर जब सजाती विवाह हुआ तो उस फैमिली के 4 जो ऐसे लोग थे, 4 मेंबर्स जो थे, वो माइक्रोसेफली बीमारी से क्या हुए, ग्रसित पाए गए। ठीक है, तो साइंटिफिक रीज़न है इन सारी चीज़ों का, इसको ध्यान में रखिएगा। माइक्रोसेफली सास6 जीन जो है, एक तरीके से इसको भी ध्यान में रखिएगा। बेसिकली ये होता क्यों है? तो बेसिकली हमारी बॉडी में जो तारक काय होते हैं, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एक तरीके से साइंस वाले टॉपिक पे नहीं जाऊंगी। जो हमारे बॉडी के अंदर में जो न्यूक्लियस होता है, वहाँ पर बहुत सारे एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, तारक काय जिसको बोला जाता है, सेंट्रीसोल जिसको बोलते हैं। इसमें जब विकार आ जाता है तब जा कर के इस तरीके की बीमारियाँ होती हैं, और इसकी वजह से जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मुद्दा क्या है और बीमारी क्यों हो रही है, रोका कैसे जा सकता है, जागरूकता फैला करके डेफिनेटली, तभी जा कर के इस रिस्क को क्या किया जाता है, कम किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये जो अगला एडिटोरियल है वो किसके बारे में बात कर रहा है? अब चलते हैं, हम बात कर रहे हैं जो सोसाइटी का मार्जिनलाइज एक तरीके से सेक्टर होता है, जहाँ पर हम बात करते हैं डीफ बच्चों की या फिर हम ब्लाइंड बच्चों की बात करते हैं। इस तरीके के जो तबके होते हैं हमारे यहाँ, जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं। जब हम इलेक्शन की बात करते हैं, जब हम एक तरीके से मूलभूत अधिकारों की बात करते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में आता है क्या? सामान्य वर्ग, जिसकी रोटी कपड़ा मकान वाली जो ज़रूरत होती हैं उसको फुलफिल करने के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान होता है। अगर उससे बहुत ज़्यादा हम आगे बढ़े तो हम उनके हेल्थ के ऊपर में बात करते हैं, उनके एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा तबका ये भी है, एक तरीके से दिव्यांगजन वाला तबका भी है, जो कि क्या है, हमारे यहाँ पर बहुत ही नंबर, और एक कहना चाहिए कि मास लेवल पे नंबर के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में हमारे यहाँ पे है। और इनके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान हमारी जो इंडियन पॉलिसीज़ मेकर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ये ध्यान नहीं देते हैं उनके ऊपर में। इसके बारे में ये पूरा एडिटोरियल है। ठीक है, तो बात क्या की जा रही है? स्टिल नो साइंस ऑफ लैंग्वेज ऑफ इक्विटी एंड इंक्लूजन। तो यहाँ पर जो नो साइंस ऑफ लैंग्वेज की क्यों बात की जा रही है? साइंस ऑफ लैंग्वेज का मतलब है कि जो डीफ बच्चे होते हैं उनको क्या होता है, लैंग्वेज जो है, साइन लैंग्वेज के थ्रू उनको क्या करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। आपने देखा होगा, बहुत रेयरली देखने को मिलता है, लेकिन कई लोगों को आपने अपने आसपास देखा होगा कि जो बोल नहीं पाते हैं या सुन नहीं पाते हैं, वो क्या करते हैं, साइन लैंग्वेज में जो हैंड मूवमेंट्स होते हैं उसके थ्रू वो क्या करते हैं, एक तरीके से एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ठीक है, तो उसको लेकर के यहाँ पर बोला गया है कि हमारे इंडिया में अगर आप एनसीआरबी का डाटा उठा करके देखिए तो इस तरीके के जो डीफ लोग हैं एक तरीके से वो कितने हैं। अगर हम एनसीआरबी के डेटा की बात करेंगे तो वहाँ पर लगभग 18 मिलियन है। लेकिन अगर हम WHO के डेटा की बात करेंगे तो WHO के डेटा के हिसाब से हमारे यहाँ पे लगभग 40 मिलियन ऐसे लोग हैं, 40 to 60 मिलियन जो लोग हैं जो कि डीफ कैटेगरी से आते हैं। और जब यहाँ पर इतने बड़े नंबर, इतनी बड़ी संख्या में ये लोग हैं, तो इनके बारे में भी सोचने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इनका लाइफ किस तरीके से चलता होगा। जैसे कि मैंने बात की श्रीकांत मूवी के बारे में, तो वहाँ पर वो ब्लाइंड बच्चा है जो कि क्या है, साइंस स्ट्रीम से पास लेना चाहता है, साइंस स्ट्रीम
10th में उसके 98 परसेंटाइल हैं, उसके बावजूद भी उसको साइंस स्ट्रीम नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि तब हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी में ही ये चीज़ नहीं थी, एजुकेशन पॉलिसी में, कि किसी ब्लाइंड बच्चे को क्या कर दिया जाए, साइंस दे दिया जाए। चाहे कितने भी अच्छे परसेंट आए हों उस ब्लाइंड बच्चे के, उसको 8 सब्जेक्ट लेना पड़ता था। उसके लिए उस बच्चे ने केस लड़ा, जीता, और बाद में फिर हमारी एजुकेशन पॉलिसी में जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए भी साइंस स्ट्रीम को जोड़ा गया। तो इस तरीके के बहुत सारे चैलेंजेस है जो फेस करता है ये मार्जिनलाइज सेक्टर, ठीक है। और इसके बारे में नीतियों के बारे में बात की गई है। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि गवर्नमेंट ने इसके लिए ध्यान दिया था। 2015 में एक ट्रेनिंग सेंटर हमारे यहाँ पे खोला गया था, इंडियन साइन लैंग्वेज जिसको कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ISL। ISL यानी कि इंडियन साइन लैंग्वेज सेंटर, एक तरीके से ट्रेनिंग सेंटर था, 2015 में खोला गया था। यहाँ पर किसको ट्रेनिंग दी जा रही थी? बेसिकली जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं ऐसे टीचर्स को क्या किया जाना था, ट्रेनिंग दी जानी थी। लेकिन ये सारी चीज़ें बनने के बावजूद भी अगर आप रेशियो निकाल करके देखें तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से ट्रेन टीचर यहाँ पे नहीं है। स्कूल के लेवल पे बात करिए, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी 2020 की, उसमें भी इन सारे सेक्टर्स के लिए बात की गई है। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया गया है, लेकिन 2020 में जो ये न्यू पॉलिसी आई है उसके बावजूद भी बहुत सारे स्कूलों में साइन लैंग्वेज को पढ़ाने वाले ट्रेंड टीचर की कमी है, इसको लेकर के बात की गई है। साथ ही अगर आप बात करिए मीडिया के लेवल पे, तो पहले दूरदर्शन वगैरह में इस एडिटोरियल में बोला गया कि पहले के समय में जो दूरदर्शन आता था, अगर बहुत छोटे होंगे आप लोग को याद हो, तो जो दूरदर्शन आता था वहाँ पर न्यूज़ जब चलती होती थी तो साइड में एक महिला या फिर पुरुष होते थे जो कि साइन लैंग्वेज में वो पूरी न्यूज़ को क्या कर रहे होते थे, एलोबरेट कर रहे होते थे। तो वहाँ पर उस समय में ध्यान दिया जाता था इन सारे सोसाइटी के बाकी तबकों के लिए जो कि बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए। लेकिन अगर आप आज की बात करें तो एडिटोरियल में मेंशन है कि अगर आप आज सोशल मीडिया का दौर देख लीजिए या फिर जो प्राइवेट न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उनका दौर देख लीजिए, तो वो इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल ही ज़्यादा क्या है वो इस टॉपिक को लेकर के एक तरीके से इनसेंसिटिव हैं। क्योंकि आजकल की मीडिया में इस तरीके की चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं कि कोई मूक बधिर बच्चों के लिए क्या करे या फिर लोगों के लिए साइन लैंग्वेजेस में न्यूज़ वगैरह कन्वे करे, इसके बारे में बात की गई है। साथ के साथ में अगर हेल्थ से रिलेटेड बात की जाए तो हेल्थ से रिलेटेड भी एक तरीके से जो बच्चा होता है, जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट है 2016 का, वहाँ पर क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हेल्थ से रिलेटेड है जिनको उनको सुविधाएँ मिलनी चाहिए, वो भी नहीं है। कई जगह पे जब पब्लिक प्लेस में स्पेशली जाते हैं तो उनके लिए एक अलग तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। स्पेशली जो ब्लाइंड लोग हैं उनको ब्रेल में बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए उनके पास में, सो दैट वो कहीं पब्लिक प्लेस पे जाएं तो वो उस चीज़ को पढ़ करके या फिर सुन करके क्या हो सके, समझ सके कि वहाँ पर क्या चीज़ें बोली जा रही हैं, उनके लिए कहाँ पर कौन सा सेक्शन बना हुआ है, ठीक है। एक बात बोली जाती है कि अगर आपको किसी व्यक्ति को, दिव्यांग व्यक्ति को हेल्प करनी है तो आप उस पर दया दिखा करके हेल्प मत करिए, इस तरीके से हेल्प करिए कि वो आगे चल के आपकी दया की उसको ज़रूरत ही ना पड़े, आपकी उसको ज़रूरत ही ना पड़े, इस तरीके का मैकेनिज़्म होना चाहिए। तो इसी के ऊपर ये एडिटोरियल जो है वो बात करता है कि हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, सो दैट क्या हो सके, ये जो मार्जिनलाइज सेक्टर है वो आगे चल करके कुछ कंट्रीब्यूट कर सके हमारे इंडिया के अंदर। ऐसा नहीं है कि सारा दारोमदार GDP को बढ़ाने का, इकोनॉमी को बढ़ाने का सिर्फ नॉर्मल सामान्य लोगों का ही है, ये लोग भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर सकते हैं क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है। अगर इनके ऊपर हम ध्यान देंगे तो ये भी क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है। इसके बारे में ये पूरा जो एडिटोरियल है बात करता है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस बारे में बात की जा रही है, ठीक है। एक और न्यूज़ है, एक और जो एडिटोरियल है वो अभी फायर सेफ्टी को लेकर के बात करता है, ठीक है। तो फायर सेफ्टी को लेकर के अभी ये जो एडिटोरियल है वो बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, GS पेपर 3 में अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट, जो इकोनॉमी का टॉपिक है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट कर सकते हैं। साथ के साथ में GS पेपर 2 में आप गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या लूप होल्स हैं उससे भी इसको रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर बात क्या की जा रही है, ऑन फायर सेफ्टी रेगुलेशंस इन इंडिया के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर अभी हमने रिसेंटली बहुत 3-4 ऐसे बड़े बड़े केसेस देखे हैं आग लगने के। स्पेशली सबसे बड़ा जो निकल के मामला आया था राजकोट में निकल के आया, जहाँ पर गेमिंग जोन जो होता है वहाँ पर जो आग लगी बहुत बड़े लेवल पे, और फिर क्या हुआ 32 पीपल्स की वहाँ पर डेथ हो गई। उसके बाद में अभी रिसेंटली दिल्ली के एक हॉस्पिटल में आग लगी थी जिसमें 7 बच्चों की डेथ हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्पेशली गर्मियों के दिनों में और ज़्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि हीट टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं और लोग जो है वो प्रिकॉशंस भी लेकर के नहीं चलते हैं, इसकी वजह से भी इस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो इसके ऊपर ही बात की गई, ठीक है।
तो इंसिडेंट्स तो हमने देख लिए कि क्या क्या इंसिडेंट्स हैं, जो एक गुजरात का मामला है और दूसरा जो है आपका दिल्ली का मामला। इस तरीके के बहुत सारे मामले आए हैं। अब यहाँ पर बात क्या निकल के आ रही है, बात ये निकल के आ रही है कि हमारे इंडिया में ऑलरेडी जो है चीज़ें बनी हुई हैं। 2016 में हमारे पास में एक बिल्डिंग कोड है। बिल्डिंग कोड क्या है? बिल्डिंग कोड ये है कि अगर कोई भी नई बिल्डिंग बनती है तो उसको किस तरीके से प्रिकॉशंस लेके चलने हैं, क्या क्या उसमें सुविधाएं होनी चाहिए, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रख कर के वो बिल्डिंग बनाई जानी चाहिए। इसके लिए ऑलरेडी हमने नेशनल बिल्डिंग कोड बनाया हुआ है, जिसको NBC बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। कब का बनाया है? 2016 का। इसके बावजूद भी क्यों इस तरीके की चीज़ें निकल के आ रही हैं, इसके ऊपर में ये पूरा एडिटोरियल जो है वो बात करता है। दूसरी बात ये है कि जो भी प्रशासन है वो भी इसमें एक तरीके से इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करता है, क्योंकि जो NOC देने का काम होता है वो किसका होता है? NOC वगैरह देने का काम इन्हीं प्रशासनिक लोगों का होता है। यही ऑफिसर्स होते हैं जो कि कॉम्प्रिहेंशन डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन जो करते हैं, वही ऑफिसर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? NOC वगैरह देने का काम करते हैं, ठीक है। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC का फुल फॉर्म क्या है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि उन्होंने सारी चीज़ें एग्जामिन कर ली हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं और वो NOC दे देते हैं बिना जांच किए सही तरीके से कि जो प्रॉपर इंस्टीट्यूट है उसने सारी चीज़ों को, मेजर्स को फॉलो किया है नहीं किया है, उनके पास में इमरजेंसी लाइक कंडीशन अगर हो जाए तो वहाँ से निकलने के लिए रास्ते हैं या नहीं, वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर है कि नहीं, अगर आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए पूरा सेटअप है या नहीं, इन सारी चीज़ों को अनदेखी किए बिना ही NOC दे दिया जाता है। यहाँ पर एक मामला बोला गया है कि एक बार 1997 में जो है उपहार सिनेमा में इस तरीके की ट्रेजेडी हुई थी। लगभग 56 to 60 के अराउंड लोगों की डेथ हुई थी। मामला कोर्ट में गया था और कोर्ट ने बोला था कि इस तरीके का जो नेग्लिजेंस है वो जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? वहाँ के प्रशासन को, साथ के साथ में जो इंस्टीट्यूट का मालिक है उसकी पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो इसको भी क्या किया जाता है? एक तरीके से अनदेखी की जाती है। अगर हम देख लें कि फायर प्रिवेंशन के ऊपर और क्या मेजर्स हमारे यहाँ हैं, तो फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी मेजर्स 2013 है हमारे यहाँ पे, ठीक है। इसके बावजूद भी इतने सारे हमने चीज़ें कर रखी हैं, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है? इस तरीके की चीज़ें निकल के आ रही हैं, तरह तरह की आगजनी के केसेस निकल के आ रहे हैं। दूसरा मुद्दा ये बोला गया है कि यहाँ पर जो आग लगी है, स्पेशली दिल्ली वाला जो मामला है, वहाँ पर आग लगी है, क्यों लगी है? क्योंकि उस हॉस्पिटल में ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर को रखा गया था। अब ये जो है कोविड के बाद से ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के बहुत ज़्यादा मारामारी हुई, क्योंकि उस टाइम पे पेंडेमिक लाइक सिचुएशन थी और वहाँ पर ऑक्सीजन मिल नहीं रहे थे। तो लोगों ने क्या किया? बहुत बड़े लेवल पर एक तरीके से जमाखोरी जिसको बोला जाता है वो कर लिया। अब इस हॉस्पिटल में ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर रहने की वजह से क्या हुई है? आग लगी है। तो ये भी एक जो है मुद्दा है, क्योंकि आग लगने के लिए ऑक्सीजन जो है वो एक तरीके से क्या काम करता है? इंस्टिगेटर का काम करता है, और आग बुझाने के लिए CO2 की ज़रूरत होती है। तो ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर होने की वजह से भी क्या हो रहा है? वहाँ पे आग लग रही है। अगर सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं रखे जा रहे हैं तो भी आग लग रही है। अगर जो नेशनल बिल्डिंग कोड है उसको ध्यान में रख करके चीज़ें नहीं बनाई जा रही, मैकेनिज़्म नहीं बनाया जा रहा, तो भी ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और इसमें सफ़र कौन कर रहा है? वो इनोसेंट फैमिली सफ़र कर रही है जो वहाँ पर जा रही है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो गेमिंग जोन हो जहाँ पे लोग फ़न के लिए जाते हैं। और वहाँ पर इतने बड़े लेवल पे जब लोगों की गैदरिंग हो रही है तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशन की इस तरीके से जो अनदेखी है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से सीरियस मैटर के ऊपर क्या करती है? अपना ध्यान खींचती है। इस तरीके से जो भी चीज़ें होती हैं उसको IPC की धारा 304A के तहत क्या किया जाता है? एक तरीके से हैंडल किया जाता है और फिर उसमें सज़ा वगैरह का प्रावधान होता है। फिलहाल आपको समझ में आया होगा कि क्या मुद्दा है। यहाँ पे एक डाटा दिया गया है, बात की गई है कि अगर आप NCRB के डेटा की बात करें तो 2022 में जो इस तरीके की किलिंग हुई है वो लगभग 241 क्या हुए हैं? आगजनी के केसेस आए हैं NCRB के डेटा के हिसाब से इंडिया में। तो लगभग 250 के करीब आग लगने के केसेस आए हैं। और इसी तरीके का एक मामला हमने देखा था जब गुजरात में ही एक बार 2019-20 के अराउंड में ट्यूशन के अंदर में जो है आग लग गई थी। बहुत सारे बच्चे वहाँ से क्या हो रहे थे? बालकनी से उनको कूदना पड़ रहा था क्योंकि निकलने के लिए इमरजेंसी गेट ही नहीं था वहाँ पे। इस तरीके की भी कंडीशन हुई थी। तो बात बोली गई है, NCRB का डेटा है जिसमें बताया गया है कि इंडिया में एक साल के अंदर अंदर लगभग 250 से 300 इस तरीके के आगजनी के केसेस आते हैं और उसमें बहुत बड़े लेवल पे लोगों की जान जाती है। तो इन सारी चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी किसको लेनी चाहिए? तो अकाउंटेबिलिटी सबसे पहले तो स्टेट की होनी चाहिए। साथ के साथ में यहाँ पे बात की गई जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जिनके ऊपर ये पूरा एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको देखने का, उनके ऊपर में अकाउंटेबिलिटी
सिक्योरिटी होनी चाहिए। स्टेट साथ के साथ जो एनओसी प्रोवाइड कराते हैं वो लोग, साथ के साथ जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं जिनको इस सब चीज़ों को देखना है, उनको क्या करना चाहिए, इस तरीके से ध्यान दे करके चलना चाहिए कि फ्यूचर में फिर इस तरीके की कंडीशन ना हो। ठीक है, तो ये पूरा एडिटोरियल था जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया। अब कुछ शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं। शॉर्ट न्यूज़ में क्या है, बॉम्ब हॉग्स एट दिल्ली एयरपोर्ट ट्रिगर्स पैनिक। तो यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट की जो टॉयलेट है वहाँ पर प्लेन के अंदर में वहाँ पर बॉम्ब लिखा हुआ था किसी ने। इस तरीके के थ्रेट्स बहुत ज़्यादा अभी रिसेंट में निकल के आ रहे हैं। अगर हम पिछले 1 महीने में बात करें तो दिल्ली के अंदर ही जो आपके स्कूल में भी आया था इस तरीके का सिक्योरिटी थ्रेट, किसी ने कॉल करके बोला था कि स्कूल में बॉम्ब है। इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और ये पूरा सिक्योरिटी को लेकर के एक बहुत बड़ा कंसर्न खड़ा करते हैं। अब यहाँ पर चलो हमारी तो एजेंसीज इतनी सही तरीके से अभी वर्क कर रही है कि कोई भी इस तरीके की कंडीशन होती है तो वो तुरंत उसको क्या कर लेते हैं, जा कर के सारा मामला हाथ में ले लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस तरीके के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए और प्रशासन ने कहीं से भी ढिलाई कर दी तो फिर कहीं ना कहीं ये जो अभी थ्रेट चल रहा है वो सच में भी बदल सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्या मुद्दा चल रहा है, सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दा है, जस्ट फॉर अवेयरनेस न्यूज़ आई हुई है। ये जो है न्यूज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पर बात की जा रही है इंटरनेशनल रिलेशन, जीएस पेपर 2 में आईआर से रिलेटेड ये टॉपिक है। कोई भी 2 देशों के बीच में कोई भी एक तरीके से एग्रीमेंट होता है उसका इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अभी फिलहाल न्यूज़ क्या आई है, पोस्ट कोविड चाइना इज़ बैक इन अफ्रीका एंड डबलिंग डाउन ऑन मिनरल्स। तो यहाँ पर जो है पोस्ट कोविड, मैंने कुछ दिन पहले भी बात की थी कि चाइना कोविड के बाद से अब लगभग पूरे विश्व में क्या कर रहा है, वापस से अपनी एक साख जमाने की कोशिश कर रहा है। हमने कुछ दिन पहले देखा था कि ये यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ के पास में भी जा रहा है, लेकिन ये बात अलग है कि जर्मनी को छोड़ के बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो एंटी चाइना चल रही हैं। बट ये भी मुद्दा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ों के लिए जो है यूरोप, चाइना और रशिया जैसी कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट है, तो पूरी तरीके से बाइकआउट भी नहीं कर सकता। अभी उसी क्रम में जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसको ध्यान में रखते हुए चाइना ने क्या किया है, अफ्रीका के अंदर एक तरीके से एक्सपांड करने की कोशिश की है। अफ्रीका इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसके ऊपर ध्यान क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि मिनरल के हिसाब से, खनिज के हिसाब से, साथ के साथ में अगर आप बात करेंगे सोना, हीरा, इन सब को देखा जाए तो जो पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है। ये कॉन्टिनेंट पीछे सिर्फ इसलिए रह जाता है क्योंकि उस रॉ मटेरियल को कैसे निकालना है इसके लिए इनके पास में पैसा नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है। अदरवाइज़ अगर इसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो बहुत अच्छा एक तरीके से डेवलपमेंट कर सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अभी जो है चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो जा रहे हैं यहाँ पर तरह तरीके की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, साथ के साथ में जो कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप कर रहे हैं वो अफ्रीका के साथ में। अब इसका हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, क्योंकि जो BRI इनिशिएटिव है उसके तहत एक तरीके से कनेक्टिविटी बनाने का काम जो है वो चाइना कर रहा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अगर देखा जाए हम अपना डिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सबसे पास कौन है, इंडिया। यहाँ पर जो पूरा मैप होता है, यहाँ पर मैप के थ्रू मैं बता रही हूँ। सपोज़ अगर ये जो है मैप को इतना ध्यान मत दीजिएगा, ये सपोज़ आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर आपको इंडिया दिखाई देता है। ये बीच वाला जो एरिया है वो कौन सा है, रेड सी वाला एरिया है। ठीक है, तो ये जो पूरा है अगर हम डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा, अगर दूरी के हिसाब से देखें तो हम जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सबसे ज़्यादा पास है। चाइना तो यहाँ कहीं पर है जो कि क्या है, एक तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करके आके क्या कर रहा है, अफ्रीका के अंदर में पोर्ट वगैरह बना रहा है, BRI रोड कनेक्टिविटी बना रहा है, बहुत सारी चीज़ें वो कर रहा है जो कि इन फ्यूचर आने वाले समय में उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। अब सपोज़ अगर यहाँ पर जो ये पूरा एरिया है वो आपका इंडियन ओशन वाला एरिया है या फिर पैसिफिक ओशन वाला पूरा एरिया है यहाँ पर अगर, तो फिर क्या होगा, अगर मान लीजिए चाइना ने यहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अपने पोर्ट्स वगैरह डेवलप कर दिए तो इन फ्यूचर अगर इंडिया को थ्रेट होगा तो वो अफ्रीका के बाकी इन देशों से भी थ्रेट हो सकता है। साथ के साथ में व्यापार के लिहाज से रेड सी वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंडिया के लिए हो चाहे वो बाकी सारी कंट्रीज़ के लिए हो। तो यहाँ पर अगर चाइना का प्रभुत्व बढ़ जाता है तो फिर वो भी हमारे लिए क्या है, सही चीज़ नहीं है। तो कोई भी 2 देशों के बीच में कोई भी मुद्दा हो और जहाँ पर चाइना इन्वॉल्व हो तो वहाँ पर इंडिया के हित आ ही जाते हैं। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक को इस तरीके से आपको क्या करना है, पढ़ना है। बाकी यहाँ पर जो है डाटा, फैक्चुअल डाटा दिया गया है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि उनके बीच में क्या कंपनी के लेवल पे कितना % का काम चल रहा है। ये वो हमें जो है एक तरीके से समझ बिल्ड करनी है कि अगर किसी 2 कंट्री के बीच में कोई काम हो रहा है तो उसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है,
अगली जो न्यूज़ है वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइडर चेक पॉइंट रैंप अप इंडिया प्रेजेंस। तो यहाँ पर जो है तेल अवीव हेडक्वार्टर प्रोवाइड करवाने जा रहा है बेंगलुरु में इंडिया के लिए। तेल अवीव इजराइल की क्या है, एक तरीके से कैपिटल है, और वो इंडिया के अंदर में साइबर सिक्योरिटी को हेल्प करने के लिए, इंडिया में जो थ्रेट आ रहे हैं बार बार, उसको मिटिगेट करने के लिए अपना एक तरीके से कहना चाहिए कि सेटअप पूरा लगाने के लिए जा रहा है। तो आपसे वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी कंट्री है जो इस तरीके का मेजर ले रही है इंडिया में, तो इजराइल वो कंट्री है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अपने यहाँ पे क्या पॉलिसीज़ है उसके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर इंडिया के लेवल पे बात की जाए कि हम सुरक्षा को लेकर के किस तरीके से चलते हैं, तो सबसे पहले राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति है हमारी। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें की जाती हैं। अब कोई भी नीति किस लिए बनाई जाती है, नीति इसलिए बनाई जाती है कि जो भी टेक्नोलॉजी में कोई भी कमियाँ हैं, लूप होल हैं, उसको क्या किया जाए, कम किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए और स्ट्रॉन्ग सेटअप हमारे पास लगाया जाए। लोगों के अंदर भी अवेयरनेस होनी चाहिए। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट जनरली इस तरीके से भी आते हैं क्योंकि हम कोई ऐसा लिंक होता है जिसके ऊपर में लालच होता है। मान लीजिए कोई कूपन से रिलेटेड या फिर आपको कोई वाउचर से रिलेटेड कोई लिंक आ जाता है जिसमें बोला जाता है कि इस पर क्लिक करेंगे आपको गिफ्ट मिलेगा। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। वहाँ से क्या होता है, लोग जो है आपके फ़ोन को हैक कर लेते हैं, आपका डाटा हैक कर लेते हैं और फिर वो बहुत बड़े लेवल पे पूरा जो है एक तरीके से इकोनॉमी को क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए साइबर सुरक्षा नीति बनाई गई है हमारे यहाँ पे। अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो हमारे यहाँ पे एक काम चलता है I4C का। ये क्या है, एक तरीके से भारतीय साइबर अपराध समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन का केंद्र है जो कि साइबर क्राइम को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। और यहाँ पर इसकी स्थापना जो है एक तरीके से जो हमारा प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसने किया हुआ है। और ये क्या काम करता है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी मामले होते हैं वहाँ पर अपनी प्रौद्योगिकी को, अपने टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए बहुत सारे सेटअप्स को क्या करता है, एक जगह पे एक तरीके से लिंक करके रखता है। जब कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा तभी जा कर के क्या किया जा सकता है, इस तरीके के कोई मुद्दे को ट्रीट किया जा सकता है कम समय में। ठीक है, तो I4C को याद रखिएगा। आपके जो एग्जाम्पल होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, जब आंसर राइटिंग करते हैं वहाँ पर ये करने के काम आएगा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। दूसरी बात और क्या है कि साइबर सुरक्षा पहल हमारे यहाँ पे शुरू की गई है। ये भी जो है एक तरीके से बहुत सारे विभाग जो होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए है, जो सूचना वगैरह देने के लिए है कि अगर कोई भी एक विभाग में, क्योंकि हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी के लेवल पे सारी चीज़ें क्या हैं, एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं और एक विभाग का संबंध दूसरे विभाग से भी होता है। अगर मान लीजिए कि केवल किसी पावर सेक्टर को ही हम क्या कर लें, क्या साइबर हैकिंग के थ्रू उसको कंट्रोल कर लें, तो उस पावर से बहुत सारी चीज़ें और भी डिपेंडेंट है, बहुत सारे उद्योग डिपेंडेंट है हमारे ऊपर में, उस पावर के ऊपर में, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। जो नॉर्मल जो लोगों का जीवन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, प्रोडक्शन के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा, इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो इस तरीके से एक विभाग का केवल काम एक ही नहीं होता, वहाँ पर बहुत सारे विभाग की डिपेंडेंसी होती है। तो ये जो है मुख्य जो विभाग होते हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए साइबर सुरक्षित भारत पहल लाई गई है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे साइबर स्वच्छता केंद्र भी बनाए गए हैं जो टाइम पे इस तरीके के कोई भी मालवेयर वगैरह आता है, मालवेयर एक तरीके का वायरस ही होता है जो कि आपके सिस्टम में आ जाता है और फिर आपका डाटा हैक कर लेता है। तो साइबर स्वच्छता केंद्र भी बनाया गया है जो कि इस तरीके के मालवेयर वगैरह को क्या करता है, रेगुलेट करने का या फिर देखने का काम करता है। 2017 में इसको बनाया गया था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के इम्पॉर्टेंट पहल जो है उसको ध्यान में रखिएगा, कई बारी आपको आंसर राइटिंग करने में हेल्प आती है। अगर आप बात कर लीजिए कंप्यूटर के लेवल पे, तो हमारे यहाँ पे सर्ट इन जो है कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम जो है एक तरीके से वो काम करती है। जो भी इमरजेंसी लाइक कंडीशन होती है तो वहाँ पर सर्ट इन का रोल बढ़ जाता है। ठीक है, प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है और साइबर घटनाओं पर सूचना एकत्रित करने का, विश्लेषण करने का काम करता है, प्रसार करने का, उस डाटा को, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का काम करता है और अलर्ट जारी करता है कि भाई इस तरीके का थ्रेट जो है हमारे ऊपर आ गया है। ठीक, अगर हम बात करें रक्षा साइबर एजेंसीज की, तो ये DCYA यानी कि रक्षा मंत्रालय जो है वो भी एक तरीके से काम करता है और वो कोऑर्डिनेशन करता है अपने सारे विभागों के बीच में, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, जितने भी हमारे डिफेंस रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत विभाग आते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए जो है रक्षा साइबर एजेंसी यानी कि DCYA को भी बनाया गया है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। साथ के साथ में CII है, महत्वपूर्ण सूचना और संरचना, जो भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको क्या करना है, एक तरीके से हमें
इमरजेंसी लाइक कंडीशन में क्या करना है, सूचना देना है, ठीक है। तो IC4 हो गया या फिर CII हो गया, इस तरीके के जब आप पॉइंट्स अपने आंसर में लिखते हैं तो बहुत अच्छा एक तरीके से इम्पैक्ट निकल के आता है, ठीक है। सामने वाले को भी लगता है कि हाँ बच्चे को बहुत सारी चीज़ें क्या है पता है। ये जो अगली न्यूज़ है रेमल के बारे में है। रेमल के बारे में हमने डिस्कस किया था, एक रिवीजन ले लेते हैं। रेमल क्या है, कहाँ से आया है, नाम इसका नामकरण किया है ओमान ने। रेमल का मतलब मैंने बताया था क्या, रेमल का मतलब ओमान में अरबी में होता है रेत, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, नाम कौन लिखता है, तो 13 कंट्रीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, एक तरीके से उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। टाइम टाइम पे अल्फ़ाबेट के हिसाब से वो क्या करते हैं, एक एक कंट्री को मौका दिया जाता है जो भी साइक्लोन आते हैं उनको नामकरण करने का। बे ऑफ बंगाल में ये जो जितने भी लोग जो कंट्रीज़ आती हैं, साथ के साथ और भी कंट्रीज़ हैं जिसमें ओमान वगैरह भी हैं, तो ये जो कंट्रीज़ होती हैं, इराक भी है, तो यहाँ पर जब भी बे ऑफ बंगाल वगैरह में कोई भी चक्रवात आता है या फिर अरेबियन सी में कोई भी चक्रवात आता है तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर नामकरण करने का और अर्ली वार्निंग सिस्टम अलर्ट वगैरह जारी करने का काम करते हैं, ठीक है। तो रेमल अभी कहाँ पर आया है, बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में आया है। सबसे ज़्यादा तबाही उसने बंगाल और बांग्लादेश में मचाई है। बांग्लादेश से निकल के अभी आ रहा है कि अभी इसके बारे इंटेंसिटी के बारे में जब चेक किया गया है तो बोला गया है कि ये क्विकेस्ट फॉर्मिंग है और लॉन्गेस्ट लास्टिंग है। क्विकेस्ट फॉर्मिंग का मतलब क्या है, बहुत तेज़ी से बना है लेकिन बहुत लंबे समय तक ये रह रहा है और इम्पैक्ट भी इसका बहुत ज़्यादा है। हमने बात की थी कि ये सीवियर कैटेगरी में आता है जिसकी जो स्पीड है लगभग 135 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बात की थी और हमने जो है शीतोष्ण कटिबंधीय एरियाज़ में जो साइक्लोन आते हैं उसके बारे में भी हमने बात की थी। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं क्योंकि वो वार्म जो वाटर होता है उसकी वजह से बनते हैं। हमने कई बार साइक्लोन वगैरह के फॉर्मेशन के बारे में देखा है, ज्योग्राफी में टर्म है कि यहाँ पर एक आई जैसी कंडीशन बनती है, लो प्रेशर क्रिएट होता है और फिर क्या होता है, बहुत सारी हवाएं जो ठंडी हवाएं होती हैं वो नीचे आके बैठती जाती हैं, जो गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर उठती जाती हैं और इस तरीके से एक प्रेशर बिल्ड होता है और फिर क्या होता है, साइक्लोन आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होंगी, एक बार जा करके उसको और रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि रिसेंट का मुद्दा है, एग्जाम सर पे है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। क्योंकि अभी भी टाइम है अच्छा खासा, 15-20 दिन का टाइम है, तो हो अगर पेपर बन गया होगा तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं बना होगा इन केस, और ऐसी तो चांसेस हैं कि अब बन जाना चाहिए 15-20 दिन पहले जनरली, लेकिन नहीं बना होगा तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन बन जाए, यू नेवर नो, तो इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात ये बोली गई है कि ये जो है चक्रवात, इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि इसके पहले इतनी इंटेंसिटी का जो चक्रवात है वो केवल 2009 में आया था बांग्लादेश के अंदर और उसके बाद से सीधा 2024 में इतनी इंटेंसिटी का कोई साइक्लोन आया है जो कि लॉन्ग समय के लिए क्या हो रहा है, इम्पैक्ट डाल के जा रहा है, ठीक है। लगभग 38 लोगों की वहाँ पर जान जा चुकी है अभी बांग्लादेश में, ठीक। तो 2009 में एक नाम क्या था साइक्लोन का, ये भी आपसे कहीं अगर थोड़ा सा पीछे जा करके पूछा जाए तो 2009 में एली करके एक चक्रवात आया था, ये भी बांग्लादेश के अंदर आया था, बे ऑफ बंगाल में आया था और इसके बाद से जो है सेकेंड एक तरीके से सीवियर जो साइक्लोन है वो रेमल आया है। कब आया है, अभी रिसेंट 2024 में, ठीक है। तो ये जो है कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, इस वजह से हमने इसको देखा। साइक्लोन कैसे बनता है, क्या बनता है, इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ये एडिटोरियल हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। तो ये था आज का पूरा टॉपिक जिसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, एडिटोरियल के ऊपर चर्चा की। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय एंड टेक केयर।